डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ, मोशन ऑफ न्यूटन की गति के नियम और घर्षण। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम और घर्षण पार्ट 5 है, अध्याय 5 है। इसी प्रकार से ये थंबनेल हो गया मेरा। और देखो सभी क्वेश्चन मोड्स हैं, देखो आरआरबी में पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन, और आरआरबी एएलपी में, और यहाँ भी आप देख लीजिए कि ये सभी क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन कराने के लिए मतलब बहुत ही प्रयास किया है। 1 घंटे में क्लास ख़त्म हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से देखिए, देखो कितना सभी आए हुए एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं सभी, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे के अदर एग्ज़ामों के, देखो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और आज अध्याय 5 गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम पढ़ाने जा रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन आता हुआ कि गति का पहला समीकरण के बीच संबंध क्या है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो क्या गति का पहला समीकरण क्या होता है? गति का पहला समीकरण क्या होता है? गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। यदि u बराबर 0 रख दिया और a बराबर 0 रख दिया तो क्या आएगा? v बराबर t। क्या आएगा? v बराबर t। वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। किसके बीच? वेग और समय के बीच संबंध बताता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरे की तरफ चलते हुए, एक पिंड विराम अवस्था में 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है, तो 2 सेकंड बाद पिंड की दूरी क्या होगी? क्या पूछा है उन्होंने? डिस्टेंस पूछा है, दूरी। तो पिंड की दूरी क्या होगी? तो सूत्र होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या पूछा है? दूरी पूछी है, तो s को दूरी से डिनोट करते हैं। u प्रारंभिक वेग होता है, t समय होता है, a त्वरण होता है, और t तो टाइम ही होता है। तो रख देंगे s बराबर u कितना है? u बराबर प्रारंभिक वेग तो इसमें दिया नहीं है, तो u बराबर 0 हो जाएगा। क्या u बराबर 0 दिया है? और t बराबर कितना दिया है? 2 सेकंड। यदि 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या आएगा? 0 ही। और प्लस हाफ ये कितना है? तुरंत 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सो 2 मीटर प्रति सेकंड, और 2 टाइम कितना है? तो 2 पे घात 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो s बराबर कितना आ जाएगा? 4 मीटर। कितना? 4 मीटर। तो इसी प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और बताएं कि जो SK झा सर की बुक्स ब्रह्मास्त्र है, ये 3500 क्वेश्चन 2020 से 2023 तक जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी 2018 में जो हुआ, सभी एग्ज़ामों को मिलाकर ये किताब बनी हुई है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि TCS में भी पूछे गए हों, NTPC में भी आते हैं, और जो CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, CBSE बोर्ड की किताब की लेकर ही इसमें रखा गया है सब कुछ। तो इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विधों में उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या करता है? तो कौन करते हैं? आर्किमिडीज। कौन करते हैं? आर्किमिडीज। और ब्लेज पास्कल ने हाइड्रोलिक सिद्धांत दिया था। हाइड्रोलिक सिद्धांत होता है जो ब्रेक नहीं लगाए जाते हैं, ब्रेक होता है, क्लच होता है, ये अब हाइड्रोलिक आने लगे हैं। तो किसने दिया था? ब्लेज पास्कल ने। और न्यूटन का तो सभी को पता है कि न्यूटन के गति के नियम दिए हैं न्यूटन लॉ ने। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
पानी में तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है। पानी में यदि कोई वस्तु तैरती है, यदि आपने कभी मतलब अनुमान लगाया हो, नदी में नहाने गए हों तो पानी में कोई वस्तु तैरती हो तो उसका भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखो, अब इसी प्रकार से मैं डेली क्लास लेता हूँ। तो ये अध्याय 6 है, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो आप ध्यान से ये ध्यान दीजिए अगली क्लास की तरफ। और इसी प्रकार से ये चैप्टर 7 है और ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्प्रेक्षित बल का अनुभव करता है। तो इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अभी जो जस्ट क्वेश्चन आता है कि द्रव में मतलब पानी में जब किसी पिंड को डुबोया जाता है तो उसका भार कैसा होता है? उसका भार शून्य हो जाता है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 की तरफ देखते हैं। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भार भरा हुआ है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका ऑप्शन आगे दिए हूँ, कौन सा कथन सत्य होगा? तो द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती हुई, मतलब एक गाड़ी है और उसमें द्रव भरा हुआ है। द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर रहेगी। द्रव की सतह केवल क्षैतिज रहेगी। द्रव की सतह गति की दिशा में उठती हुई, गति की दिशा में उठती हुई मतलब कह रहे ऐसे उठती हुई जैसे कोई ट्रक है, जैसे ये ट्रक हो गया तो यहाँ से द्रव भरा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि गति की दिशा की तरफ तो पीछे की तरफ उठता है। तो द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती हुई प्रतीत होती है। कैसी होती है? गति की दिशा में प्रतीत होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। तो न्यूटन का कौन सा नियम इसमें लागू होता है? न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम है F बराबर m इंटू ए। ठीक है, और न्यूटन का तीसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार से 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का पहला नियम क्या दर्शाता है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम दर्शाता है। न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m इंटू ए। ठीक है, और न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जब बिजली के खंभे को स्थिर नाव पर रखा जाता है, जब बिजली के पंखे को एक स्थिर नाव पर रखा जाता है और इसके साथ हवा को नाव की पाल पर छोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? नाव एक समान गति के साथ चलना शुरू होगी। गलत हो जाएगा। हवा के प्रभाव से गति में नाव एक समान रूप से त्वरित होगी। हाँ, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उस लड़के का भार कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन बराबर पृथ्वी पर कितना होता है? चंद्रमा के सापेक्ष 1/6। तो कितना हो जाएगा? 6 1800
न्यूटन। कितना हो जाएगा 1800 न्यूटन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। यदि पृथ्वी पर उसका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा? बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा? तो कितना होगा? 38 मल्टीप्लाई 38/100 प्रतिशत के समानुपाती होता है। 38% का निकाल देंगे तो कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा 1444/100 और 14.44। कितना आएगा? 14.44। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 क्वेश्चन को देखो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। तो जी का मान होता है चंद्रमा पर उसके मान के समान ही होता है। जी बराबर कितना होता है? कैपिटल जी बराबर 6.67 × 10⁻11। तो जी कैपिटल जी का मान तो जहाँ ले जाए वो तो समान ही होता है। ठीक है। इसी प्रकार 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के मध्य गुरुत्वाकर्षण इतना होगा। हाँ, इतना होगा गुरुत्वाकर्षण। और इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। और उसने पूछा असत्य। तो बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये गलत है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब डी में ऑप्शन दिया है दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी आधी होती है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सी और डी गलत हैं। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं तो जी का मान क्या होगा? ठीक है। तो पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी है। तो पृथ्वी है और ये ग्रह है। तो ये क्या है? पृथ्वी और ये ग्रह। इसमें कह रहा है कि ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की, मतलब ग्रह की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई और द्रव्यमान m हो गया। अब कह रहा है कि द्रव्यमान और मतलब त्रिज्या आधा है, मतलब ग्रह में r/2 हो गया और m/2 हो गया। तो अब इसका सूत्र लगा देंगे। तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है? स्मॉल जी बराबर जी कैपिटल जी m/r² होता है। तो ये तो हो गया पृथ्वी का। अब चंद्रमा का इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो जी डैश बराबर जी m/2/r/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा कि स्मॉल जी बराबर क्या आ जाएगा? ये काट दो, कितना 4 हो जाएगा यहाँ। तो 4 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ नीचे 2 ऊपर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा? 2gm/r²। अब देखो ये क्या है? gm/r² है। तो यहाँ भी gm/r² आ गया। तो gm/r² स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो यहाँ आ जाएगी g। तो क्या आ जाएगा? 2g 2 × g। अब स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.8। तो 2 × 9.8। अब 9.8 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 18 1 19, दशमलव था तो दशमलव क्या आया? 9.16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना है? 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होगा? एफ बराबर तो आपने पढ़ा है एम इंटू ए। क्या पढ़ा है? एम इंटू ए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल एक सदिश राशि, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल बाहु। ये इसी प्रकार से ये सभी सही है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं और 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतह बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग में 4 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है तो बल का परिणाम बताइए। क्या पूछ रहा है? बल का परिणाम बताइए। तो आपने बल पूछ रहा है तो बल का परिणाम तो आपने पढ़ा होगा एफ बराबर एम इंटू ए। और ए कल पढ़ा था ए बराबर पढ़ा था v माइनस यू बाई 2। अब ये प्रारंभिक वेग होता है v और वो v अंतिम वेग होता है और u प्रारंभिक वेग होता है। तो इसमें प्रारंभिक वेग दिया है 4 और अंतिम वेग दिया है 9। तो a बराबर यहाँ तो a बराबर इसका मान a का यहाँ रख देंगे तो f बराबर क्या आएगा? एम बी माइनस यू बाई 2। तो अब मान रख देंगे तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा और 8 किलोग्राम का वस्तु दी है और 9 में से 4 चला गया तो 5 बचा और बाई 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 8 कट गया तो 4 बटा 4 पंचे 20। कितना आया? 20 न्यूटन। कितना आया? 20 न्यूटन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही। इसी प्रकार से आगे चलते इसी प्रकार से कई क्वेश्चन आएंगे आगे और उनको ध्यान से पढ़ना। इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लियो। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि ये क्या दिया है। ये प्रारंभिक वेग दिया है u बराबर, ये दिया है अंतिम वेग v बराबर, ठीक है। और 2 सेकंड में ये दिया है t, ठीक है। वो किलोग्राम m बराबर दिया है। तो सूत्र होता है f बराबर m इंटू ए। अब a बराबर v होता है सूत्र v माइनस यू बाई 2। क्या होता है? v माइनस यू बाई 2। तो इसको मान रख देते हैं। ए का मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए का मान रखेंगे तो एफ बराबर एम वी माइनस यू बाई 2। अब वी क्या था? 9 और यू क्या था? 4 और टी क्या था? 2। तो वी 9 में से 4 चला गया 5 बचा और यहाँ पर द्रव्यमान कितना? 8 किलोग्राम बाई 2। ये कटेगा 4 बचेगा 4 पंचे 20 हो गया 20 न्यूटन। आ गया समझ में ना ढंग से। और इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण दर्शाता है। गति का द्वितीय समीकरण क्या दर्शाता है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम इंटू ए दर्शाता है। तो इसी प्रकार से इसको अभी पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा लॉ है। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया का, ये तो लॉ का पहला नियम है कि जड़त्व का नियम है कि मतलब जब तक वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसी प्रकार से जब दूसरा पढ़ते हैं, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति से गति करती है। तो ये भी तो फर्स्ट लॉ है कि मतलब जितना बल लगाया जाए फिर वो जब तक विस्थापित नहीं होती। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। ये भी गलत है। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है। हाँ, ऑप्शन डी इसका सही है। 12वें का डी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया है न्यूटन का तीसरा लॉ के अनुसार। ये क्वेश्चन है, एक बंदूक से एक गोली इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है तो 20 सेकंड बाद
20 सेकंड बाद गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी 20 सेकंड? तो ये u बराबर दिया है और क्या पूछा? दूरी पूछी, s बराबर पूछा है। यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर दागी जाती है ना, तो सूत्र क्या आता है? जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर दागी जाती है तो सूत्र आता है s बराबर u माइनस हाफ ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या आता है? s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या आता है? s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करा दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। तो एस होती है दूरी, निकालना है ना, तो दूरी। तो u बराबर कितना दिया है प्रारंभिक वेग? 196 गुणे टी कितना है? 20 सेकंड। ठीक है, माइनस है तो माइनस 1/2। जी का मान यहाँ पर मानेंगे 9.8। ठीक है, जी का मान यहाँ पर क्या मानेंगे? 9.8। स्मॉल जी का मान 9.8 होता है ना। टी कितना है? तो 20 इंटू 20। अब 2 से काट दो, एक का बड़े कितना बचा? 10। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, इनका कराओ, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 2 कम 2 1 3, 0 1 तो 0 माइनस। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराओ कि 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 और 0 है तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी, यहाँ डबल 0 आ जाएंगे, दशमलव तो दशमलव लग जाएगी। अब इतने में से इतना गया, 1960 गया, तो कितना बचेगा? 3980 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 0 2 9 में से 9 गया, 0 और 2 20। ये तो आ ही नहीं रहा यार, इसको कहीं मिस्टेक हो गया। यहाँ पर यही वैल्यू आ रही थी। 9 दूनी 38, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 19, 2 कम 2 1 3। तो यहाँ वैल्यू 2। ठीक, और 6 और यहाँ 10 और 9 और 1, 1960 है। हाँ है तो 1960। कितना आया? 1960। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन भी लगाएंगे कि किसी वस्तु को इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है तो 1 सेकंड बाद क्या होगी? तो u बराबर कितना दिया है? s बराबर 29.9 और 1 सेकंड वेग था हाफ, और 1 सेकंड वेग था तो हाफ जी का मान 9.8 मान लेंगे। और कितना 1 सेकंड वेग था तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, इससे काट दो। और 29.9 यहाँ कटेगा, कितना आएगा? 4.9। 4.9 घटाएंगे तो कितना बटेगा? 9 5 14 और यहाँ पर 5 4 9 और 24.5 है कहीं उत्तर? 24.5। हाँ, बी ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ दिए गए 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। क्या चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी? तो कितना? 80 मीटर। एस बराबर कितना दिया है? 80 मीटर। जी एस बराबर दिया है, ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में कितना? चौथे सेकंड में कितनी दूरी दूरी होगी? चौथे सेकंड में कितनी दूरी? जबकि जी बराबर कितना दिया? 10 दिया है। तो इसी प्रकार से सूत्र लगाएंगे सीधी। एस एन बराबर चौथे सेकंड में दिया है तो u माइनस जी हाफ बटे 2h माइनस 1, ये सूत्र लगेगा। तो एस एन कितना? चौथे सेकंड में। तो u बराबर कितना? u बराबर पता नहीं है तो u बराबर को 0 मानेंगे प्रारंभिक वेग।
और जी कितना है 10/2 और 2h। हाइट कितनी 80 8 दूनी 160 हो जाएगी 80 चौथे सेकंड में, नहीं सॉरी यहाँ टी है चौथे सेकंड में, तो चौथे सेकंड में 4 दूनी 8 8 माइनस 1 7 बचेगा 7 दम 70 7 बचेगा ना, तो 4 दूनी 8 और 8 में से 1 गया कितना 7 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा 5 तो 7 पन्ना 35 कितना आएगा 35 मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 35 मीटर। इसी प्रकार से कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है। कार में किया जाता है वजन और आवेग, बल के तनाव की क्रिया के लिए, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के लिए, घर्षण के शून्य प्रभाव के लिए, घर्षण के नकारात्मक प्रभाव के लिए, क्या के लिए किया जाता है घर्षण के सकारात्मक। ऑप्शन बी सही है इसका, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के लिए। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण रुक जाएगी? वह किसके कारण रुक जाएगी? वह घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये सही है। वह बल है घर्षण वह बल है जो किसी सतह पर चलने से फिसलने का कार्य करता है और स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, तो बी भी सही है। आगे चलते हैं, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय तथा टूट फूट कर कारण करता है, ये भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये गलत है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। 20 में एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए का घर्षण होगा आगे की दिशा की ओर। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने के लिए क्या है? जड़त्व। क्या है? न्यूटन का पहला नियम। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का कारण कौन सा होता है? जड़त्व। कौन सा कारण होता है? जड़त्व। एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र के विपरीत दिशा में महसूस करते हैं, तो अपकेंद्र बल। कौन सा? अपकेंद्र बल। ठीक है, कौन सा बल? अपकेंद्र बल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस के यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं, गलत। जब एक व्यक्ति चलती बस में से कूदता है तो आगे की ओर गिर जाता है, ये सही है। ये सही है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद किया जाता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है, यह भी सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झटका लगता है, ये भी सही है। तो उसमें पूछा कौन सा गलत है, तो ये गलत था, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का
होगा या होगी, डॉट डॉट, होगा या होगी। एक समान त्वरण, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के और समय के समानुपाती होता है तो क्या कहते हैं? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। ठीक है। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमीनियम के गोले का व्यास के बराबर हैं। दोनों गोले को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है तो जब वे भूमि में 10 मीटर की दूरी पर हों तो समान होगा। क्या समान होगा? क्या समान होगा? त्वरण समान होगा। क्या समान होगा? त्वरण समान होगा। पृथ्वी की सतह एम द्रव्यमान r त्रिज्या का पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात होगा। त्वरण का अनुपात होगा। गलत गलत गलत। m बराबर m/r स्क्वायर या m/r स्क्वायर। ऑप्शन ए सही। स्मॉल जी के कारण त्वरण होगी। स्मॉल जी के कारण त्वरण होगी। स्मॉल जी के कारण। ऑप्शन सी m/r स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने इससे पहले सूत्र में बताया था यही। ठीक है। स्मॉल जी कैपिटल जी। यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः कैपिटल एम, स्मॉल एम और आर है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक परिक्रमा के लिए कार्य करेगी। एक परिक्रमा के लिए क्या कार्य करेगी? 0। पृथ्वी, ये सूरज एक चक्कर लगाएगी तो कार्य क्या हुआ? 0। वहीं से गई वहीं आ गई, क्या हुआ? 0। ठीक है। इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य क्या है? स्मॉल जी की ऊंचाई, स्मॉल जी का मान जी के मान के साथ ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है तो ये सही है। ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो यह गलत है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हाँ, करता है, सही है। पृथ्वी की गहराई पर जाने पर जी का मान परिवर्तित होता है, ये भी सही है। तो कौन सा जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में असत्य क्या है। असत्य। तो स्मॉल जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है, गलत है। ठीक है। यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? तो अभी मैंने बताया था a बराबर स्मॉल v माइनस u/2। क्या होगा? 2। ठीक है। क्या होगा? 2। a बराबर v माइनस u/t। अब प्रारंभिक वेग क्या है? 5। अंतिम वेग क्या है? 10। 5 में से 10 में से 5 गया, क्या बचे? 5। और 5 सेकंड में, तो 5 में से 5 क्या आया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में इतने मीटर प्रति सेकंड तथा इतने मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होते तो त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा बताओ? 5 10 5 2, क्या 2 मीटर प्रति सेकंड आएगा उस पर? तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसी सूत्र से लगेगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एक कार का वेग
5 सेकंड में इतने से इतने तक समान हो जाता है, तो उत्तरण क्या होगा? देखो 18 में से 18 36 गया तो 18 बचा। 18 अब ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को घंटा में चेंज करेंगे, वो किलोमीटर को मिनट में चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुना होगा। और बटे कितना टाइम कितना है? 5 सेकंड। 18 में 18 कर गया, 5 से 5 कर गया, क्या बनेगा? 1 मीटर इंटू इनवर्स में आ जाए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 मीटर। यदि 5 सेकंड में इतनी और इतनी हो जाती है तो त्वरण क्या होगा? फिर वही पूछा है, तो क्या होगा? 18 में से 72 में से 18 गया, 54 बचा। 54 को किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और बटे कितना? 5 सेकंड है। 18 है 54, 5 से 5 गया, कितना बचा? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि उसको गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। गति के कारण, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ऑप्शन 34, किसी पिंड का जड़त्व है, उसकी चाल को बढ़ाता है। किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल को कम करता है, उसकी गति या विराम की अवस्था को परिवर्तन का विरोध करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ये लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। ऐसा करना उसकी जड़त्व कम करना, उसका संवेग बढ़ाना, उसका संवेग कम करना, उसकी जड़त्व कम करना। 35 का क्या हो जाएगा? बी, उसका संवेग बढ़ाता है। क्या है? उसका संवेग बढ़ाता है। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट मतलब एक धावक कूदने से पहले दौड़ता है। ऐसा करना उसका संवेग बढ़ाता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम के अनुसार है? न्यूटन के पहला नियम के अनुसार, जड़त्व के नियम के अनुसार। इसी प्रकार से आगे चलते, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति में स्थित किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो क्या कहते हैं? जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। बल की परिभाषा किसके आधार पर व्यक्त की जाती है? तो न्यूटन के पहले लॉ के अनुसार। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले लॉ के अनुसार। अब किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसमें धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। गति में लाने के लिए या धक्का देने के लिए क्या कहलाता है? बल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं है। एक फुटबॉल के खेल में कोई गोले पर तीव्र गति से आती है तो बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोलारक्षक क्या करता है? संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि करता है, या संवेग परिवर्तन की दर में कमी करता है, या बल पर अधिक बल लगा पाता है, या बल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है। ठीक है,
यदि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा? F बराबर एम ए। तो कितना है 21 न्यूटन और द्रव्यमान कितना है 3, तो 7 21 कितना आया 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से स्थिर अवस्था से आरंभ होने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त करती है तो कार का त्वरण क्या होगा? कार का त्वरण क्या होगा? कार का त्वरण क्या होगा? तो क्या F बराबर एम ए। ठीक है, इसमें ये नहीं लगेगा F बराबर एम ए, इसमें लगेगा कार का त्वरण पूछा है ना, तो ए बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे टी। ठीक है, तो इसमें प्रारंभिक वेग तो दिया नहीं है, अंतिम वेग 20 सेकंड दिया है, बटे टी कितना है 10 सेकंड, 10 से काट देंगे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि इतने न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के द्रव्यमान पर लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा? 500 कितना दिया 350 न्यूटन और 500 किलोग्राम दिया है तो त्वरण क्या होगा? ए बराबर 50 से 50 करेगा 5 7 35 5 9 10 पॉइंट 7 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 42 का बी सही हो जाएगा। यदि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 मीटर प्रति सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति पकड़ती है तो साइकिल का त्वरण क्या होगा? ए बराबर पूछा है तो प्रारंभिक वेग तो दिया नहीं है, अंतिम वेग कितना दिया है 60 और कितना 30 सेकंड, कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलने का प्रयास करती है? गति की स्थिति को बदलती है और बदलने का प्रयास करती है। गति की स्थिति को बदलती है और बदलने का प्रयास करती है तो कौन सा बल? ठीक है, कौन सा बल? इसी प्रकार से 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है, कौन सा है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि एम द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊंचाई एच है तो ऊंचाई तक उठाया गया है, एच ऊंचाई तक उठाया गया है तो बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना होगा? वस्तु के वजन के बराबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा? 10 न्यूटन के द्रव्यमान पर त्वरण पूछा है। ए बराबर एम इंटू ए, वो एफ बराबर, तो एफ कितना 20 न्यूटन और द्रव्यमान कितना 10, ए कितना कट जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में इतने मीटर से इतने मीटर तक वेग से एक समान रूप से
तुरंत किया जाता है तो वस्तु पर लगाया गया परिणाम क्या होगा? बल का परिणाम क्या होगा? लगाया गया वस्तु पर बल का परिणाम क्या होगा? देखो इसमें प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, और टाइम भी दिया है और द्रव्यमान भी दिया है। तो F बराबर m इंटू ए, और ए बराबर क्या होता है? V1 माइनस V2 बाई टी तक होता है। ए बराबर यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू, तो एम कितना दिया है? 100, और V1 माइनस V2 घटेगा तो कितना? 5 में से 17 गया, 12 बचेगा। 12/6, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा? 200। और क्या निकालना? तो एफ निकालना था 200 न्यूटन। कितना आ गया? 200 न्यूटन। कितना आ गया? 200 न्यूटन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद उसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? क्या होगा? क्या पूछा है? बल का परिणाम क्या होगा? बल का परिणाम क्या होगा? तो सीधा रख दो F बराबर, देखो इसमें अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया नहीं है, तो F बराबर m कितना दिया है? 1000 72, और 72 को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो इसको चेंज कर लेंगे 5/18। टाइम कितना दिया? 4 सेकंड। तो 18 चौको 72, 4 से ये 4 कट गया, कितना आ जाएगा? 1 मिनट, 4 दिया कि 6? 1 मिनट। 1072 5/18 बाई कितना दिया? 4 सेकंड। 4 सेकंड। 18 चौको 72, 4 से 4 कट गया, तो कितना बचा? 5 गुणे 10⁻³ न्यूटन। कितना? 5 गुणे 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते, एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान कितना? 1200 किलोग्राम है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो ब्रेक लगाने के पर 80 मिनट में विरामावस्था में लाई जाती है, तो मंदन क्या होगा? तो मंदन कितना होगा? उसी प्रकार से लगा देंगे। कितना है? 1200 किलोग्राम, 72, 18 चौको 72, 4, 5, यहाँ मैंने डिवाइड कर लिया है 72 को 5/18 से। 18 चौको 72, तो 4 5 आ गया यहाँ। अब 80 मिनट बाद, तो 80 इंटू 60, क्योंकि मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, अब काट दो। 0 से 0 गया, और ये 0 से ये 0 गया। अब 4 दूनी 8 गया, 6 दूनी 12 गया, 2 से 2 गया, कितना बचा? 5 न्यूटन। कितना? 5 न्यूटन। ओके, ऑप्शन 48 का 5 न्यूटन। अब इसी प्रकार से आगे देखते, यदि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो निम्नलिखित में से लागू होगा। 10 न्यूटन की वस्तु में 10 किलोग्राम है, 10 न्यूटन की वस्तु है, m बराबर न्यूटन है, F बराबर 10, 10 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ए बराबर F बराबर कितना? F बराबर ma 25 किलोग्राम की है, 25 किलोग्राम की है, 75 न्यूटन है, 25 3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जब यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, तो
उसके पीछे गिरता है। तो सिक्का कहाँ गिरता है? उसके पीछे पे गिरता है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? त्वरित गति होगी। ऑप्शन ए सही है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है क्या? धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ जाता है। यदि m1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी के तख्ते में 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है और यह 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ जाती है, तो m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान आकार लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण के से आगे बढ़ता है, तो दोनों तख्तों के बीच दूरी दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण कितना होगा? अब क्या m1 किलोग्राम है ना, तो m1 किलोग्राम तो त्वरण पूछा उसने कितना होगा? तो इसका त्वरण होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अब ये मैंने अपने नोट से में लगवाया है और इसका वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो आगे बताया गया है, इसका वीडियो वहाँ जाके देख लो। और ये 2008 यहीं मैं बता रहा हूँ, यहीं बता रहा हूँ, रुक जाओ तुम, यहीं लो तुम, कहीं ना जाओ। यदि कितना 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, कितना 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना हो जाता है? ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और फिर कितना m2 बराबर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो 20 न्यूटन। यदि 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ये बराबर कितना हो जाता है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है ना। तो F बराबर m1a, और यहाँ पर निकालेंगे F बराबर m2a। तो यहाँ पर F कितना है? 5। F कितना है? 5। m1 पता नहीं है और कितना है? 10। त्वरण कितना है? 10 m/a होता है ना, m/a। तो m बराबर कितना आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा ना। और इसी प्रकार से यहाँ निकाल लेते हैं तो क्या है? यहाँ पर m2 बराबर कितना आ जाएगा? m2 बराबर 0.25 आ जाएगा, 25 किलोग्राम। तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ गया 0.5, यहाँ आ गया 25। तो कितना, अब कितना 5 न्यूटन का बल लगा था m1 और इंटू m2 में, तो कितना m1 इंटू m2 जोड़ देते हैं, F बराबर कितना 5 न्यूटन। m1 इंटू m2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 0.03 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 75 इंटू 3, इसी प्रकार से कितना उत्तर आ जाएगा? 6.67। कितना आ जाएगा? 6.67। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यदि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ना, पता नहीं है क्या लिखा है, दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य होगा, कार का वेग शून्य होगा, कार का त्वरण निरंतर बदलेगा, कार का वेग निरंतर बदलेगा, कार का वेग निरंतर बदलेगा। क्या होगा? कार का वेग निरंतर बदलेगा। 10 किलोग्राम के लोहे तथा 35 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले का व्यास के दोनों गोले को मीनार के एक साथ गिराया जाता है, तो जब वो भूतल से 10 मीटर ऊपर होंगे तो क्या होगा? उनका त्वरण समान होगा। क्या होगा? उनका त्वरण समान होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब एक स्थिर बल पर किसी वस्तु को 3 सेकंड की अवधि के लिए
8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो उस वस्तु का वेग इतने मीटर से बढ़ जाता है तो बल क्या होगा। देखो फिर ये वही सूत्र आ गया है कि अब ये क्या दिया है, अंतिम वेग, ये दिया है प्रारंभिक वेग, ये दिया है अंतिम वेग, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 2। टाइम कितना दिया 3, और द्रव्यमान कितना दिया 8, तो 8 दूनी 16 बटे 3, 3 पचे 15, 3 तरका 9, 3 तरका 9 न्यूटन, कितना आएगा इतना। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो v क्या है, v क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड, और u क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड, और t क्या है टाइम। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होती है। क्या नहीं परिवर्तित होती है, कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। देखो कहीं भी ले जाओ स्मॉल जी को, क्या परिवर्तित होता है, तो नहीं होता है, और स्मॉल जी परिवर्तित नहीं होता है, और द्रव्यमान भी परिवर्तित नहीं हो जाता। तो द्रव्यमान को कहीं भी ले जाओ वो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्मॉल जी भी परिवर्तित, वो स्मॉल जी सॉरी कैपिटल जी परिवर्तित नहीं होती है, स्मॉल जी तो सब जगह अलग अलग होती है। निम्नलिखित किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है क्या है, द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु में होने वाली पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। कौन सा मान गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, कौन सा मान, द्रव्यमान। कौन सा मान, ऑप्शन ए सही है, द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। जब कोई थोड़ा और रह गया, 60 क्वेश्चन हो गए हैं और 50 क्वेश्चन और रह गए हैं। कृपया क्लास को छोड़ के मत जाओ, और क्लास अच्छी लगती हो, जो क्वेश्चन समझ में ना आता हो तो वो कमेंट्स कीजिए आप। और मेरा मोबाइल नंबर है 63 063 88 728, इस पर कॉल कीजिए, और व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर मैसेज कीजिए और बताइए जहाँ समझ में ना आता हो तो ये नंबर है। मैं वहीं विथ नोट में तुम्हें लगा के बताऊंगा और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन था, यही तो था। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, तो ये कौन सा नियम है, जड़त्व का पहला नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। जब हम पेडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल, ये तो गलत है। जब हम क्रिकेट, ये भी गलत है। और जब हम बस में अचानक खड़े होते तो बस के यात्री झुक जाते हैं, ये सही है। और न्यूटन का तीसरा नियम है जो रॉकेट लॉन्च होना, न्यूटन का तीसरा नियम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 450 न्यूटन भार वाली यदि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये सही। तो 61 का कितना है 450, तो क्या हो जाता है W बराबर mg, W बराबर mg कितना है भार न्यूटन, 450 न्यूटन, और भार g का मान 10 मान लेते हैं, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 45। अब देखो 45 भी हो सकता है। अब g का मान जरूरी नहीं है कि 10 ही मान लें, ठीक है, तो इसका मान 9.8 मान के भी लगा सकते हैं। तो W बराबर कितना होता है mg
W बराबर क्या होता है mg, और कितना कितना द्रव्यमान होगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर W बटे g। W कितना 450, g का मान 9.8 मानेंगे तो कितना आ जाएगा 45.9, 45.9। तो इसी प्रकार से ये सही हो जाएगा। दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है तो यह विचार न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है तो न्यूटन का तीसरा नियम। यह दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, बराबर और विपरीत होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। न्यूटन का पहला नियम बल की परिभाषा देता है, जड़त्व न्यूटन का पहला नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तीसरे नियम को बताता है, न्यूटन का तीसरा नियम को बताता है बल एक ही निकाय के विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय के अलग अलग दिशा में लागू होता है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। न्यूटन का बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब एक वस्तु स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी, दूर चली जाएगी, नाव क्या होगी, नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैस के वेग की घात के t पे घात th के समानुपाती है तो n का मान क्या होगा, 1 होगा, n का मान 1 होगा। धरती की सतह पर मापे जाने पर 60 न्यूटन होता है तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर 10 न्यूटन होगा, चंद्रमा की सतह पर 10 न्यूटन होगा क्योंकि 1/6 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। मान ले कि काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे हैं, मान लीजिए कि एक कोई काल्पनिक दूसरा ग्रह है जिसकी द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के आधे के बराबर हैं तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, 2g हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2g। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मान लें कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुनी है, कितना, पृथ्वी की द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुनी है, तब उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर n गुना है, पृथ्वी पर कितना, n गुना है। तो n का मान कितना होगा, तो n का मान कितना होगा, n का मान 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि ... जड़त्व की लंबी छलांग लेने में मदद मिलती है क्या, गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा हुआ टैंक एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक का भार जल पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, ऊपर करेगा, प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन बी सही होगा, आगे की ओर गति करेगा। जब एक गिलास पर रखे एक
को उंगली से धक्का मार दिया जाता है तो उस सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम। यदि एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल के एक 50 किलोग्राम का आदमी को धक्का लगाता है तो 50 किलोग्राम आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का लगाएगा? 50 न्यूटन से। कितना बराबर लगाएगा? 50 न्यूटन यहाँ, 50 न्यूटन यहाँ, 50 न्यूटन यहाँ। तो कहाँ वस्तु खिसकेगी का? नहीं खिसकेगी। कितना लगाएगा? 50 न्यूटन का। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का तीसरा नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा क्या नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट लॉन्च होना, ये है तीसरा नियम। ठीक है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति को लागू करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को लागू करता है। किसको करता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी से किनारे की ओर कूदता है तो नाव पीछे हो जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा हुआ है। एक समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। क्या? वेग और समय, वेग और समय का ग्राफ कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एक अचानक दिशा एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जानते हैं? किस पद के रूप में जानते हैं? किस पद के रूप में जानते हैं? वेग के। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली से किस दिशा से जानते हैं? वेग की दिशा से। किस दिशा से? वेग की दिशा से। एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिणाम को संदर्भित सही है? संदर्भित सही है। घर्षण के परिणाम को संदर्भित सही है। कौन सा परिणाम सही है? स्थित घर्षण, सर्पी घर्षण, लोडेनिक घर्षण। सर्पी घर्षण, लोडेनिक घर्षण। तो ये सर्पी घर्षण गलत है, लोडेनिक घर्षण भी गलत है। लोडेनिक घर्षण सबसे तेज स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोडेनिक घर्षण, ये सही है। ऑप्शन बी सही है 75 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में असत्य है? कौन सा घर्षण के संदर्भ में सत्य है? घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बिल्कुल करता है, द्रव्यमान पर कैसे नहीं करता है। विरामावस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। कैसे नहीं करता? विरामावस्था में जब तो विराम लोडेनिक घर्षण एक सर्पी घर्षण से कम होता है, ये सही है। लोडेनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण ऐसा होता है, लोडेनिक घर्षण गोला होता है तो गोला ज़्यादा धड़कता है और सर्पी घर्षण ज़्यादा लगता है, गोला में कम लगता है घर्षण। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में होती हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होती है तो कौन सा घर्षण बल करता है? स्थैतिक घर्षण बल करता है। कौन सा घर्षण बल करता है? स्थैतिक घर्षण करता है काम। कौन सा करता है? स्थैतिक घर्षण काम करता है। तालाब में मैल और हरे शैवाल वाले रास्ते पर चलते हुए हम फिसल जाते हैं तो क्या होता है? घर्षण बल कम हो जाता है। पैरों और पथ के बीच घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि एक भारी लोहा के बक्से को ज़मीन पर रखा जाता है, एक व्यक्ति 200 न्यूटन का बल
के साथ बक्से को धक्का देने की कोशिश करता है तो बक्सा की गति नहीं होती है, क्योंकि घर्षण बल अधिक लगेगा बल के सापेक्ष। मनुष्य के बल के सापेक्ष घर्षण बल अधिक लगेगा या बराबर लगेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि समान दिए हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है? निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है? तो क्या है? घर्षण बल एक संपर्क बल है जो संपर्क में रह के ही लगता है। निम्नलिखित घर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। ये तो सही है। घर्षण का वह बल है जल निकाय किसी सतह पर चले फिसलने पर कार्य करता है। फिसलन भी सही है। मशीन में घर्षण ऊर्जा को बर्बाद करता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि बारिंग बेलन घर्षण फिसलन घर्षण से बहुत अधिक होता है, तो ये तो गलत है। बेलन घर्षण फिसलन घर्षण से कम होता है। अब ऑप्शन डी गलत है, इसीलिए सही है ऑप्शन डी, क्योंकि सही नहीं है। और इसी प्रकार से 82वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाए तो उनके बीच घर्षण क्या होगा? घर्षण घट जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण को गलत उदाहरण है? तो कपड़े धोने की मशीन को फर्श में धकेलना। कपड़े धोने की मशीन को क्या करना? फर्श में धकेलना घर्षण का गलत उदाहरण है। तो ये भी घर्षण है। और बर्फ को स्केल पर फिसलना, ये भी घर्षण है। एक स्लाइड पर फिसलना, ये भी घर्षण है। भारी वस्तु को उठाना, यहाँ ये घर्षण नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि भारी वजन को जब हम उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसमें कोई घर्षण नहीं लगता। और घर्षण के लिए दो सतहों का होना ज़रूरी है, एक तुम्हारा पैर और ज़मीन, ठीक है। और एक ही प्रारंभिक चाल से चली हुई कोई खिलौने की कार अधिक दूरी चलेगी मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पॉलिश हुई संगमरमर की सतह पर सबसे ज़्यादा चलेगी। टायरों की तिल्लियों को खांचेदार बनाकर घर्षण किया जाता है। बहुत अधिक घर्षण तुमने देखा होगा कि टायरों में जो गड्ढे बने रहते हैं कि टायरों में, कि वो अधिक ज़मीन को पकड़ सकें, तो अधिक घर्षण। तो घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं की किस दिशा में लगता है? तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने का प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल होगा। क्या होगा घर्षण बल? इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस है कि द्रव है कि गैस है। इसी प्रकार से आगे चलते 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु घर्षण रहित क्षैतिज मेज से 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसलती है तो समान वेग क्या होगा? समान वेग? गतिशील वेग से गतिशील होने पर बल क्या होगा? द्रव्यमान कितना है? 2, इतने से फिसल रही है, तो कितना होगा? 2 × 4 बाई 4 दूनी 8 न्यूटन लगेगा क्या? 88 का बी 0 न्यूटन।
जीरो न्यूटन क्यों लगेगा भाई? हाँ, क्या है, समान वेग से क्या है, समान वेग से क्या फिसल रही है समान वेग से, तो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम की दो शक्तियों की व्याख्या करता है। तब क्रियाशील होती है जब दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। ये दो बल हैं ये दो बल ये दो बल क्या हैं? ये दो बल क्या हैं? हमेशा विभिन्न निकायों पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमेशा विभिन्न निकायों की विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं। कारों में सीट बेल्ट इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर आपातकालीन ब्रेकिंग के कारण अचानक कारों में सीट बेल्ट इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर आपातकालीन ब्रेकिंग के कारण कार अचानक रुक जाए तो आगे की सीटों पर बैठे लोग हिंसक रूप से आगे ना गिरें और घायल ना हों, बच जाएं। क्यों आप उस नियम का अनुमान लगा सकते हैं जिसके कारण कार में अचानक रुकने का कोई व्यक्ति आगे की दिशा में गति का प्रथम नियम होगा। इसमें गति का प्रथम नियम, स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी, गतिशील गति रहेगी। जब एक गुब्बारे को हाथों के बीच रगड़कर दबाया जाता है तो उनका आकार बदल जाता है। उनका आकार क्या होता है? बदल जाता है। तो ऑप्शन ए, गुब्बारे का संतुलित बल कार्य करता है। गुब्बारे में कौन सा बल कार्य करता है? संतुलित बल कार्य करता है। गुब्बारों में कौन सा बल कार्य करता है? संतुलित बल कार्य करता है। न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है कि एक गतिमान पिंड को सदैव गति रखते रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बल कार्य न करे। तो वायु प्रतिरोध का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का, सड़क का घर्षण, सड़क का लिखें, और पर्यावरण की गर्मी। क्या? पर्यावरण की गर्मी। ए और बी, सड़क का घर्षण और वायु का घर्षण। न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है? न्यूटन का पहला नियम कार्य करता है। किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से बस 5 क्वेश्चन हो रह गए हैं। तो आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीन है जो होती हैं। आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीन है जो प्रायः होती हैं, घर्षणहीन होती हैं। आदर्श मशीनें, इनकी दक्षता कितनी होती है? 100%। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीनों का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट होता है। आउटपुट कार्य इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है। हमेशा कम होता है। इनपुट से हमेशा कम होता है। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल ... भी कहलाते हैं। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल कहलाते हैं उत्प्लावनता। क्या कहलाते हैं? अवरोधक कहलाते हैं। द्रव द्वारा लगाए गए बल उत्प्लावनता नहीं, अवरोधक कहलाते हैं। घर्षण दोनों सतहों के संपर्क में होता है। घर्षण दोनों सतहों के संपर्क में होता है। अनियमितता रूक्षता के इस प्रकार
निम्नलिखित में से कौन सा क्षणिक अथवा अकाल्पनिक बल है? कौन सा क्षणिक अथवा अल्पकाल्पनिक बल है? कौन सा है क्षणिक अथवा अल्पकाल्पनिक बल है? तो कौन सा? घर्षण बल। और घर्षण बल क्षयकारी बल बोलते हैं जिसको। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सा वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? कौन सा वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? इन दोनों वस्तु की सतह पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति पर अकेले नहीं होता? बल प्रकृति पर अकेले नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अकेले नहीं होता है? तो बल प्रकृति में अकेले नहीं होता। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। क्या कहलाता है? धक्का, थ्रस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। क्या हम धक्का, थ्रस्ट ये नहीं है। ऑप्शन डी F बराबर m/a। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के मूल्य की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और गुरुत्वाकर्षण के नियम में G का मान है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इस कैपिटल G का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? गणना का। किसका? ऑप्शन सी सही है, गणना का। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है तो F1 व F2 बराबर होंगे। क्या होंगे? F1 या F2 बराबर होंगे। ऑप्शन डी सही है। 108वां क्वेश्चन, न्यूटन की गति के नियमों को प्रकाशित किया था? 1687 में। न्यूटन के दूसरे समीकरण को किसके बीच संबंध बताता है? न्यूटन का दूसरा समीकरण स्थान और समय के बीच संबंध बताता है। इसी प्रकार से क्लास आज की ख़त्म होती हुई और चैप्टर 5 ख़त्म होता हुआ कल चैप्टर 6वां पढ़ेंगे हम लोग। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करें। जो आपको समझ में ना आया हो जो वीडियो आपको समझ में ना आया हो उसको आप दोबारा मेरे पास भेजें और मैं उसको अच्छे से पढ़ूँगा और मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने नंबर दे दिया है इसमें। थैंक यू माय वाचिंग टाइम यूट्यूब चैनल। थैंक यू।